क्या समय की यात्रा की जा सकती है? समुद्र की असली गहराई क्या है और इसको कैसे समझें? पृथ्वी पर पानी कहां से आया? ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड के बारे में आज हम समझेंगे। जाने दुनिया 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। Where did Earth's water come from? या कहें पृथ्वी पर पानी कहां से आया? हमारे प्लैनेट के सरफेस का लगभग 70% हिस्सा पानी है। हम इस लिक्विड वाटर के एग्जिस्टेंस के लिए सन से एकदम ठीक डिस्टेंस पर हैं। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। लेकिन ये पानी धरती पर आया कैसे? इस बात पर वैज्ञानिक अभी भी एक्टिव रूप से रिसर्च कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बनने के शुरुआती दौर में जब पृथ्वी डस्ट और रॉक्स, जिनमें से कई में बहुत वाटर के एटम्स थे, उनके मलबे से बनी, तब वे इतनी हॉट थी कि उस पर वाटर लिक्विड फॉर्म में ना रहकर पूरा इवोपरेट हो गया था। साथ ही शुरुआती अर्थ में अभी तक ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था जिसे किसी भी लिक्विड वाटर की ड्रॉपलेट्स को स्पेस में इवेपोरेट होने से रोका जा सके। तो फिर वही पहेली हमारे सामने आती है कि वाटर यदि टेम्परेचर और नो एटमॉस्फेयर के कारण सस्टेन नहीं हो सकता था तो हमारे ओशंस कहां से आए? प्लैनेटरी साइंटिस्ट को शक है कि हमारा पानी स्पेस से आया होगा। कोमेट्स और एस्ट्रॉइड्स दोनों ही शुरू से अर्थ से टकराते रहे हैं और ये इनके बारे में अब हमें पता है कि ये आइस को अपने अंदर शेल्टर देते हैं। इनके कंपोजिशन के मॉडल से पता चलता है कि वे अर्थ के ओशंस के बराबर पानी की क्वांटिटी देने के लिए पर्याप्त आइस रखते हैं। तो जवाब मिल गया? नहीं। जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोजेटा स्पेसक्राफ्ट को एक कोमेट की कंपोजिशन की डिटेल स्टडी करने भेजा तो उन्होंने पाया कि कोमेट में हैवी वाटर, जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आजकल किया जाता है, इसका रेशियो रेगुलर वाटर, जो हमारे ओशंस का नॉर्मल वाटर होता है, उससे बिल्कुल अलग था। जिससे ये सवाल फिर से एक रहस्य बन गया कि हमारी धरती पर पानी कहां से आया। नंबर 2, वाई डू वी ड्रीम? हमें सपने क्यों आते हैं? तो ड्रीम क्या होती है? एक ड्रीम वो है जिसमें हमें तस्वीरें, विचार और इमोशंस को सोते समय एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ड्रीम्स एकदम इंटेंस भी हो सकती हैं, किसी एक्शन मूवी की तरह या किसी थ्रिलर की तरह सस्पेंस से भरी, या कभी कभी एकदम बोरिंग भी हो सकती है। कुछ सपने एकदम क्लियर स्टोरी की तरह आते हैं और कुछ कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं। तो अब हमें ये सपने आते ही क्यों हैं? किसी के पास भी इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है। सबके पास हैं तो बस थ्योरीज। नीचे कमेंट्स में हमें अपने कुछ ड्रीम्स के बारे में बताइए जो आपको याद हो। आइए चले वापस वीडियो पर। तो क्या है वो थ्योरीज जो सपनों के बारे में दी गई हैं? 4 मुख्य थ्योरीज हैं जो ज्यादा सुनने में आती हैं। पहली थ्योरी, ड्रीम्स हमें अपनी मेमोरीज को कंबाइन करने में मदद करती है। हमने जो भी दिन भर देखा, कहीं या किसी से सुना या हमने खुद कुछ बोला, उससे हमारी मेमोरी में बेहतर रूप से रिकॉर्ड करने के लिए हमें ड्रीम्स आती हैं। ऐसा बहुत साइंटिस्ट का मानना है। दूसरी थ्योरी, इमोशंस प्रोसेस करने के लिए हमें सपने आते हैं। यह भी कहना है कई साइंटिस्ट का। खुशी, दुख, गुस्सा, सैटिस्फैक्शन, ऐसे कई इमोशंस हम दिन भर में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा दिमाग इनको रात में ड्रीम्स के थ्रू प्रोसेस करता है ताकि हम मेंटली स्टेबल रहें। हालांकि इस थ्योरी को सपोर्ट काफी कम मिलता है। तीसरी थ्योरी, हमारे अंदर बहुत सारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो ड्रीम्स के जरिए बाहर आती हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ये तो हमें पता ही है, चाहे वो घूमने की हो या कुछ करने की हो। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग किसी मूवी की स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, जैसे कोई हैरी पॉटर की जगह लेके खुद हैरी पॉटर बनना चाहता हो, और कुछ लोग स्काई डाइविंग जैसे स्पोर्ट का आनंद उठाना चाहते हो, भले वो एक्चुअल लाइफ में वो चीज़ ना कर पा रहे हो। तो ये इच्छाएं हम ड्रीम्स के थ्रू पूरी कर पाते हैं। ऐसा ना सिर्फ साइंटिस्ट का बल्कि लोगों का भी मानना है। चौथी थ्योरी, खतरे का पूर्वाभास और उसके लिए रेडी होना। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि सोते समय हम अपनी बॉडी छोड़कर आगे की घटनाओं को देखने की दृष्टि पा लेते हैं, या कहें एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक चीज होती है। इस कॉन्सेप्ट को मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काफी अच्छे से दिखाया गया है।
खतरे आते हुए जब हमें दिख जाते हैं तो हम उसके लिए अपने को रेडी कर लेते हैं ड्रीम्स के द्वारा। यही थ्योरी अभी सबसे पॉपुलर है। अब आइए चले अगले अनसुलझे सवाल। आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एलियंस। ये विषय ऐसा है कि सदियों से हम इंसानों के दिमाग में एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज हों, डिस्कवरी चैनल या हिस्ट्री टीवी की डॉक्यूमेंट्रीज हों, सबने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि क्या हम वाकई इस यूनिवर्स में अकेले हैं। पर्सनली आप मेरे से पूछें तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो क्या वाकई सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है, ऐसा माना जा सकता है? पर इस पर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट ने हजारों सिग्नल स्पेस में भेजे हैं जिनका कोई जवाब आज तक नहीं आया। अगर हम वाव सिग्नल को छोड़ दे तो वाव सिग्नल ये एक अलग ही मिस्ट्री है जिसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। साइंटिस्ट ने स्पेस में भी टेलीस्कोप लगाए हैं कि शायद दूर कहीं हमारा कोई एलियन पड़ोसी दिख जाए, पर नहीं, हमें कुछ नहीं दिखा। तो सुई वहीं आके अटक जाती है कि जब इतने सारे पोटेंशियल लाइफ वाले प्लैनेट्स हैं तो हमें कोई एलियन सिग्नल या कोई उनकी पहचान मिलती क्यों नहीं? इसकी खोज जारी है, पर अगर आपको कोई एलियन दिख जाए तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला सवाल, हाउ मैनी डायमेंशंस आर देयर? आयाम कितने हैं? 3 डायमेंशंस हम सबको पता है, जिन्हें हम अपनी रोज की लाइफ में देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम छूते हैं वो 3D में यूजुअली होता है, जैसे कि आपका फोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और कुछ चीजें 2D में होती हैं, जैसे कि पेपर। चौथे डायमेंशन स्पेस टाइम के बारे में हमें आइंस्टाइन ने बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी हर जगह आ जाता है। हाँ, कोई भी रहस्य जो साइंस से जुड़ा हो उसके पीछे एक ना एक बार आइंस्टाइन जी जरूर पढ़े हैं। तो ये तो हुए 4 डायमेंशंस। अब और डायमेंशंस भी हैं क्या? क्वांटम फिजिक्स की एक लीडिंग थ्योरी की माने तो 10 डायमेंशंस हैं। 10? पर हमें तो सिर्फ 4 ही दिखते हैं, ऐसा आप पूछेंगे। क्या आपको हवा दिखती है? नहीं। तो क्या इसका मतलब हवा है ही नहीं? हवा जब चलती है तो उसे हम फील करते हैं और हमें पता चलता है कि हवा है। लेकिन जो चीज़ हम फील ही नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम इतने सेंसिटिव ही नहीं हैं कि हम उसको फील कर पाए, क्या उसके वजूद को हम ठुकरा सकते हैं कि नहीं, हम फील नहीं कर सकते तो यह है ही नहीं? नहीं। तो चलिए, जवाब मिल गया कि 10 डायमेंशंस हैं। गलत। कुछ थ्योरीज 26 डायमेंशन की भी बात करती हैं। तो एक्चुअल में डायमेंशन है कितने? इसका डेफिनेटिव जवाब साइंस के पास अभी नहीं है। अगला सवाल, हाउ डू वी टाइम ट्रैवल? समय की यात्रा कैसे करें? हम इंसान हमेशा से अपनी गलतियों और छूटे हुए मौकों पर पछताते आए हैं, इसलिए हमारे दिमाग में आता है कि काश हम टाइम में पीछे जाकर ये चेंज कर दें या वो चेंज कर दें। सिर्फ पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हम हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर बनने से पहले ही मार दें, इतने लोगों की जान बचेगी। टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय रहा है जो हमेशा से हमें सोच में डालता रहा है कि क्या हम कभी ये कर सकते हैं। आइंस्टाइन की माने तो नहीं, हम समय में पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए हमें लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज चलना होगा, जो कि उनकी दी हुई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मुमकिन नहीं है। ये सब बातें अगर हमें पता भी हो, तब भी साइंटिस्ट टाइम मशीन बनाने के तरीके की खोज करना रोकते नहीं। स्वर्गीय महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी जिसमें सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स इनवाइटेड थे। उन्होंने पार्टी के इनविटेशन पार्टी की एक्चुअल डेट के बाद भेजे, ताकि अगर कोई टाइम ट्रैवल कर सकता हो तो वो पार्टी की एक्चुअल डेट पर वहां पहुंचे, जो कि इनविटेशन भेजने से पहले होती। लेकिन कोई नहीं आया, हॉकिंग जी अकेले बैठे रहे। तो क्या टाइम ट्रैवल बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है? अभी साइंटिस्ट इसको बिल्कुल मना भी नहीं करते, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हो रही डिस्कवरीज के कारण उनको उम्मीद है कि शायद किसी दिन हमें कोई वे मिल जाए जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकें। पर उस दिन के आने तक हम और आप बस वेट करते हुए टाइम ट्रैवल मूवीज ही देख सकते हैं। कैमरा हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो फोन कैमरा हो या मूवी वाले प्रोफेशनल वीडियो कैमरा।
इनके ऐड भी बोलते हैं कि लेंस में इतना मेगापिक्सल है या हमारे लेंस में इतना मेगापिक्सल है, पर असली मेगापिक्सल की रानी तो हमारी आंखें हैं जिनका रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल्स है। सुन लिया एप्पल? अगर नहीं सुना तो कान खोल के सुन लो जरा। हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि साइंटिस्ट ने ये खोजा या साइंटिस्ट ने वो बनाया। भले ही मॉडर्न टाइम्स में साइंटिस्ट की माला जपी जाती हो, पर 17वीं सेंचुरी से पहले साइंस एंड साइंटिस्ट को साइंटिस्ट नहीं बोला जाता था, उनको नेचुरल फिलोसोफर्स ये बोला जाता था, क्योंकि उस समय साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं था। पेंटिंग्स, हम में से ज़्यादातर लोग जो खुद आर्टिस्ट नहीं हैं, उनका पेंटिंग से आमना सामना उन न्यूज़ से होता है जिसमें हमें पता चलता है कि पिकासो की पेंटिंग इतने मिलियन में बिकी। पर जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता कैसे चलता है कि पेंटिंग असली है या नकली? इसका आंसर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ले जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पेंटिंग्स, क्या? जी हाँ, 1945 में एक्सप्लोड हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही वो रीजन है जिनसे एक्सपर्ट्स फेक पेंटिंग्स पहचान पाते हैं, क्योंकि स्ट्रोंटियम 90 और सीजियम 137 जैसे आइसोटोप्स जो अब ऑयल में मिलते हैं, वो उन बॉम्बिंग्स के पहले नेचर में मौजूद नहीं थे। तो अगर किसी पेंटिंग जिसको कुछ सदी पहले का बोला जा रहा हो और उसमें ये दोनों हो, तो उसका मतलब यही है कि वो पेंटिंग डुप्लीकेट है। विद द एक्सेप्शन ऑफ अमावस्या नाइट, हम रोज रात को चांद को देखते हैं। बहुत लोग के दिमाग में ये भी आता है कि एक चक्कर चांद पर भी लगा कर आए। तो हमने एक कैलकुलेशन की कि भाई ये कितने किलोमीटर दूर है, तो पता चला कि चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे ये थोड़ी ज्यादा है, इससे ज्यादा तो मेरी गाड़ी चली है। तो आपको बता दें कि अर्थ से मून की डिस्टेंस इतनी है कि उसमें 11 मून और फिट हो जाएंगे। तो अब सोचिए कि हमारा मून एक्चुअली हमसे कितना दूर है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर मौका मिले तो आप कौन से प्लैनेट या मून पर जाना चाहेंगे। आइए चले वापस वीडियो पर। चिंपैंजी हमारे जू में रहते हैं, मूवीज में दिखते हैं और जंगल में तो ये है ही। इनकी ह्यूमन जैसी कई बिहेवियर्स को हमेशा स्पॉटलाइट में रखा जाता है, पर चिंपैंजीज को म्यूजिक की बिल्कुल समझ नहीं है। स्टडीज में पाया गया है कि वो अलग आर्टिस्ट और जॉनर्स में फर्क नहीं बता सकते। तो अगली बार आप कोई नाचता हुआ चिंपैंजी देखें तो उससे जरूर पूछिए कि क्या तुमको मालूम है तुम किस म्यूजिक पर नाच रहे हो, और फिर भागने के लिए लेकिन तैयार रहिए। एनिमल्स और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स आपने स्कूल में पढ़े होंगे, अगर बंक नहीं मारा तो, क्योंकि ज्यादातर साइंटिफिक नेम्स डेड लैंग्वेज लैटिन से लिए गए हैं। वो हमेशा बहुत अजीब साउंड करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिकस। क्या? इतनी प्यारी बिल्ली और इतना अजीब नाम? जी हाँ। तो अब आते हैं हमारे फैक्ट पर, जो कि है साइंटिफिक नेम अफ्रीका में पाए जाने वाले वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का, जो है गोरिल्ला। व्हाट? प्लीज रिपीट। जी हाँ, आपने सही सुना, गोरिल्ला यही है इसका साइंटिफिक नेम। इस टाइप के नाम कुछ और के भी हैं, जैसे यूरोपियन ग्रास स्नेक का नेट्रिक्स, यूरेशियन ईगल आउल का बूबो और ओशन सनफिश का मोला। और इनके अलावा भी कुछ हैं इस स्पेशल क्लब में। इमोर्टैलिटी, अमर होना, इंसान का हजारों साल पुराना सपना। पर यह सपना ऑलरेडी 2 जीव पूरा भी कर चुके हैं खुद के लिए। कौन है वो? लॉबस्टर्स और जेलीफिश। जी हाँ, लॉबस्टर्स और जेलीफिश को अगर फेटल इंजरी ना हो या कोई बीमारी ना हो तो वो मरते नहीं हैं। बायोलॉजिकली कहें तो वो अमर हैं। अच्छा, अगर ऐसा सच में है तो फिर हमें हर जगह ये दोनों ही दिखाई देने चाहिए थे, है ना? हाँ, पर याद करिए, अगर फेटल इंजरी या डिजीज ना हो तो इस टेक्निकलिटी की वजह से शायद आज लॉबस्टर्स और जेलीफिश का कब्जा हमारी दुनिया पर नहीं है। तो इस बात का शुक्र मनाइए। स्पेस गार्बेज। अपने लूनर मिशन के अंत में बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने मून के ऊपर 100 अलग अलग मटेरियल्स फेंक दिए थे। सोचिए, इस धरती की सबसे एडवांस स्पीशीज ने चांद पर जाके भी कचरा फैला दिया।
शायद ये भी एक वजह है कि एलियंस हमसे नहीं मिलने आते। जहां हम इंसान जाते हैं वहीं कचरा फैलाते, तो कौन मिलने आएगा हमसे आखिर। अब शायद मार्स की बारी है, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन तो मार्स ही है। अब भगवान ही बचाए मार्स को हमारे कचरे से। हाउ डीप इज द ओशन रियली? समुद्र बहुत गहरा है, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग नंबर्स भी बोलते हैं कि इतने महासागर 7000 मीटर 8000 मीटर गहरे हैं, पर इसको हम समझे कैसे? इसको समझिए पेरिस के 300 मीटर ऊंचे आईफिल टावर से। हाँ, मैं जानता हूँ आईफिल टावर जमीन पर है, पर आप इमेजिन करिए कि महासागर के सबसे डीप पॉइंट्स को, जैसे एक डेप्थ ऑफ 11000 मीटर, तो वो इतना गहरा होता है कि 34 आईफिल टावर्स एक के ऊपर एक रख दें तब जाके वो पानी के ऊपर आ पाएंगे। तो ये है समुद्र की गहराई का असली स्कोप। टाइम ट्रैवलर एक इंसान है जो एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर चुका है। क्या कहा आपने? आपने वीडियोस देखे हैं जिनमें बताया है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा जी, तो अब सुनिए पूरी बात। टाइम ट्रैवल करने वाले इंसान का नाम है सर्जी क्रिकालेव, जिन्होंने अर्थ का ऑर्बिट करते हुए 803 डेज बिताए। आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार क्रिकालेव ने लगभग 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया है। कैसे? टाइम डायलेशन के कारण। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते तो आप पास्ट में क्या चेंज करते। आइए चले वापस वीडियो पर। वियर्ड रिलेटिव्स, रिश्तेदार। ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में उनके फेवरेट कजिन्स आते हैं और कुछ लोग के दिमाग में कभी ना खुश होने वाले फूफा। ऐसे ही शिकारी हाइनास प्यारी सी कैट्स के रिश्तेदार होते हैं। देखने में भले वो डॉग से ज्यादा रिलेटेड लगे, पर एक्चुअल रिश्तेदारी इनकी कैट से ज्यादा है। बिवेयर ऑफ न्यूयॉर्कर। कई बार घर में सब्जी काटते हुए या कुछ किचन वर्क करते टाइम शायद आपकी चाकू से उंगली कट गई हो। बहुत दर्द होता है ना? अब सोचिए शार्क आपकी उंगली को काट ले तो? डर गए? डरिए मत, असली खतरा आपको शार्क से नहीं है, न्यूयॉर्कर से है। न्यूयॉर्क वालों से? कैसे? पिछले दशकों का डेटा देखें तो पता चलता है कि शार्क से कंपेयर्ड किसी न्यूयॉर्क वाले द्वारा आपकी उंगली को बाइट किए जाने का चांस 10 गुना ज्यादा है। जी, तो अगली बार आप आयरन मैन से न्यूयॉर्क मिलने जाएं तो उससे आयरन गॉन्टलेट भी मांग लीजिएगा, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए आपको। रैट्स वर्सेस ह्यूमंस। ड्रग एडिक्शन एक बहुत बुरी हैबिट जो तेजी से दुनिया में स्प्रेड हो रही है, पर चूहे या रैट्स हमसे इस मामले में बेहतर हैं। क्या मैं इंसान को रैट्स से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि केजेस में जो रैट्स होते हैं, अगर उनके पास कुछ करने को हो तो वो ड्रग्स को छूते तक नहीं, पर हाँ, बिल्कुल हमारी तरह ही अगर उनको काम के बीच में खाना दिख जाए तो वो एक सिंपल टास्क भी नहीं कर पाते। एक सेकंड, क्या मैंने इंसान और चूहे को बराबर बना दिया? शायद। इमॉर्टल हनी। हनी कभी खराब नहीं होता, ये तो आपने सुना होगा, पर ऐसा क्यों है कि हजारों साल पुराने ममीज के साथ मिले हनी के जार्स कभी खराब नहीं हुए? ये क्या मैजिक है भाई? ये मैजिक नहीं, साइंस है। एक्चुअली हनी में 80% शुगर होता है, जिससे फंगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसके बाद फॉलो करने वाला फर्मेंटेशन नहीं हो पाता। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए शायद आप अपनी दादी या दादा के द्वारा गिफ्टेड हनी कहीं रख के भूल भी जाएं तो वो खराब नहीं होगा। ये तो हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, पर प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी लेफ्ट साइड वाले लिंक में। हमारे चैनल का सबसे रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।